हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम हमारा हो चुका है। अब आने वाला एग्ज़ाम हमारा यूपीएससी मेंस 2025 है। उसके बाद आने वाले स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम। मेरे पीछे जो इमेज है बैकग्राउंड में, ये एक कोर्ट रूम की इमेज है। और आज का जो टॉपिक है, जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में चल रहा है, वो है रिसेंट रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द 3 इयर्स मैंडेटरी लीगल प्रैक्टिस। कि अगर आपको एंट्री लेवल का जज बनना है तो आपको पहले 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड, जो हमारे प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती हैं और हमारे मेंस से भी पूछी जा सकती हैं। तो जो मेरा ये इनिशिएटिव है, 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक, जिसमें हम प्रीलिम्स के एंगल से भी डिस्कस करेंगे और मेंस के एंगल से भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे और आपको ये काफी हेल्प करने वाला है। एंड आई विल कम विद मल्टीपल सीरीज वीडियोस, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स का एक चैलेंज है, जैसे हमने इस बार भी देखा प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं और मेंस में आप देखते हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। तो हम उन सारी चीजों को कवर करेंगे। एंड वन थिंग आई कैन मेक श्योर कि इस क्लास को करने के बाद, लेक्चर को फॉलो करने के बाद, आपको फिर कोई बुक या मैगजीन पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ध्यान से चीज़ों को समझना है, आपके आंसर राइटिंग में इंप्रूव होगी, कहाँ पे डायग्राम बनाना है, कहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, वो सब हम इजीली इस लेक्चर के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है हमारा 3 इयर्स जुडिशियल प्रैक्टिस मैंडेट। तो टॉपिक को हम दो तरीके से समझेंगे। दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप में से जो लोग भी प्रीलिम्स देंगे, मान लीजिए स्टेट पीसीएस का या नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का, उनके काम आने वाला है। दूसरा, इस टॉपिक को हम एनालाइज करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए मैंने कहा 360 डिग्री अप्रोच हम लेके चल रहे हैं। 360 डिग्री अप्रोच की मीन्स जो भी पॉसिबल एंगल्स हैं और जो भी पॉसिबल तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। सो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस न्यूज में, पहले मैं आपको बता दूं कि रूलिंग क्या आई है सुप्रीम कोर्ट की, रिसेंट रूलिंग, कि आपको 3 ईयर की लीगल प्रैक्टिस करनी है। राइट, लीगल प्रैक्टिस बिफोर अपियरिंग इन द एग्जाम फॉर जुडिशरी। राइट, जो आपका एग्जाम होता है पीसीएस जे का। राइट, जैसे आप देखते हो हर स्टेट में पीसीएस का एग्जाम होता है ना, आपका हरियाणा पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस। उसमें हम देखते हैं एसडीएम डी, आपके डीएसपी रैंक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, है ना। ऐसे जुडिशरी का भी एग्जाम होता है। तो अभी तक क्या था कि आप एग्जाम, आपने मान लीजिए बीए एलएलबी की, मैं आपको भी बताऊंगा अभी कि क्राइटेरिया क्या होता है, जस्ट एक आइडिया हम ले लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर आपने बीए एलएलबी किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो, जो कि पीसीएस का था, इसको बोलते हैं पीसीएस जे। बट अब सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया कि अब आप डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे सकते। एग्जाम देने से पहले आपको 3 साल क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करके आना है, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके आना है कि कोर्ट में कैसे केसेस लड़े जाते हैं, कैसे बहस होती है, ताकि आप कुछ चीजों को एक्सप्लोर कर पाए। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फैसला है कब आया, तो कुछ प्रीलिम्स की डिटेल हम डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस फ्यू एस्पेक्ट्स कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस न्यूज से। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस केस में आया। राइट, तो इट कम्स इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस, राइट, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में रूलिंग आई है। तो आपसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस केस में ये रूलिंग आई, या कल को मेंस में आप इसको कोट कर सकते हो कि अंडर दिस केस द सुप्रीम कोर्ट केम आउट विद दिस रूलिंग। क्या आपको 3 साल प्रैक्टिस करना है, तो वो केस याद होना चाहिए। राइट, और क्या आया इसमें, एटलीस्ट
3 years ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है यहां तक, राइट। इसके बाद नेक्स्ट रूलिंग क्या आई, दिस क्राइटेरिया, दिस कंडीशन ऑफ 3 ईयर, इट इज एप्लीकेबल टू, इट इज एप्लीकेबल टू, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इट इज एप्लीकेबल टू एंट्री लेवल जजेस, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एंट्री लेवल जजेस कौन से होते हैं? क्योंकि आप जनरली ये देखते हो जो लोअर जुडिशरी होती है, सब ऑर्डिनरी जुडिशरी होती है, उसमें हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की। पर डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल जज नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती या कंफ्यूजन होता है कि जो लोग एग्जाम क्लियर करते हैं सीधे डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। नहीं, जैसे आप देखते हो कि हम आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, हम सीधे डीएम नहीं बनते हैं, राइट। आप डिफरेंट प्रोफाइल में एसडीएम बनते हो, तहसीलदार बनते हो, एडीएम बनते हो, तब जाके डीएम बनते हो। ऐसे आप डायरेक्ट एसपी नहीं बनते हो, राइट। जब आप आईपीएस बनते हो, आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो यूपीएससी का, तो आप पहले एएसपी बनते हो, डीएसपी बनते हो, फील्ड में ट्रेनिंग करते हो, तब जाके आप एसपी बनते हो। ऐसे ही आप जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनते हो, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट जज इज नॉट सेम एज एंट्री लेवल जज, ये बात आप ध्यान रखना, राइट। तो ये एक चीज है। सो एंट्री लेवल जज कौन से होते हैं इसको हम समझते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। हु कम्स अंडर दिस कैटेगरी, एंट्री लेवल जज। तो इसमें आपके दो टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है आपका सिविल जज, जिसको बोलते हैं जूनियर डिवीजन का, जूनियर डिवीजन, जूनियर जज। तो आप देख सकते हो, लाइक आई सेड ना कि आप आईएएस भी क्वालिफाई करते हो या आईपीएस आपको बनता है, तो आपको एकदम से आप डीएम एसपी नहीं बनते, सेम इज हियर। और इसको बोला जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, है ना। तो ये दो टर्म्स यूज होते हैं जिसको हम एंट्री लेवल जज बोलते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, एक बेसिक और मैं आपको इनका फंक्शन का आइडिया दूं, तो ये आपके जो मान लीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट हैंडल करते हैं ये आपके, फैमिली वाले कोई डिस्प्यूट्स हो गए आपके, वो हो गए, या कोई सिविल डिस्प्यूट्स उनको हैंडल करते हैं, राइट। तो छोटे छोटे केसेस सिविल नेचर के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये माइनर माइनर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस देखते हैं, माइनर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये आपके वारंट भी जारी करते हैं कई बार, वारंट, या प्रिलिमिनरी जो हियरिंग्स होती है किसी केस की, जो शुरुआती हियरिंग होती है उसको थोड़ा बहुत एंटरटेन करते हैं। तो ये बेसिकली जूनियर लेवल के जज हैं, राइट। और इनका ये बेसिक काम है। तो ऐसे जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि आप अब एग्जाम देने जा रहे हो, आप जज बनने जा रहे हो, तो पहले आपको 3 साल की एक लीगल प्रैक्टिस करके आना होगा, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाता है। ये तो हो गया चलो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बट यूपीएससी अपने आप को यहीं तो लिमिट नहीं करेगी। यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एंट्री जज बनने के लिए क्या क्या जरूरत है, तो आइए उसको देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एंट्री लेवल जजेस इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या कहता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए आर्टिकल मेंशन किए हैं और आप ध्यान से इसको सुनना समझना। जो आर्टिकल 233 है, दिस आर्टिकल 233 इट इज फॉर डिस्ट्रिक्ट जज। जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो एक सीनियर जज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो एंट्री लेवल जज नहीं होता है। तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट जज की बात करूं, जस्ट आपको आइडिया दूं कि डिस्ट्रिक्ट जज, district judge, right, it is covered under article 233 of the Indian constitution। आर्टिकल आप याद रखना, हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए, राइट। ओके, सो इन दिस डिस्ट्रिक्ट जज इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, इसको अपॉइंटमेंट करता है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये आपको याद रखना है। as per this article the district judge is appointed by the governor and while appointing the governor must
he must consult the हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। जो आपकी हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट को आपको क्या करना है, कंसल्ट करना है। इसके अलावा ये आर्टिकल और क्या बोलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्या होती है इनकी, दैट द पर्सन मस्ट हैव मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अ एडवोकेट। अगर आप मान लीजिए एडवोकेट है 7 साल से, या प्लीडर, एक और टर्म यूज होता है यहाँ पे, प्लीडर, है ना, याचिका करता। ओके, एक आपका ये चीज भी है। एंड द पर्सन मस्ट बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट, मस्ट बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट। तो ये है आपका एज पर आर्टिकल 223। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। और आप अगर इसको यहाँ पढ़ लोगे तो जब भी कभी आप लोअर जुडिशरी पढ़ोगे, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी पढ़ोगे, आपके लिए एनफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है किसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में। अब बात करते हैं अपने एंट्री लेवल जज की, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है। तो आप देख रहे हो आर्टिकल 234, आर्टिकल 234 इट डील्स विद द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। मींस डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जुडिशियल सर्विस में हम जो अदर पर्सन को अपॉइंट करेंगे वो कौन सा आर्टिकल देखेगा, आर्टिकल 234। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल क्या बोलता है। दिस इज द की प्रोविजन फॉर एंट्री लेवल जजेस। तो ये आर्टिकल आपका किसके लिए है, एंट्री लेवल जजेस के लिए। तो 233 हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, 234 हो गया आपका एंट्री लेवल जजेस के लिए। अभी जिसमें आपके क्या है, सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, इसमें कौन आता है, ये लोग आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। हु इज कवर्ड, persons to be appointed to the judicial service other than district judge। सेम प्रोसेस क्या है, अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द गवर्नर। तो यहां पे भी कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है, गवर्नर। और हमने क्या देखा थोड़ी देर पहले, दैट डिस्ट्रिक्ट जज इज आल्सो अपॉइंटेड बाय गवर्नर। एक चीज आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि आपके एंट्री लेवल जज और आपके डिस्ट्रिक्ट जज दोनों को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। अब आगे का डिफरेंस समझते हैं। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यहां पे चेंज है, यहां पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऐड हो गया, जो कि पिछले वाले केस में नहीं था। तो जो मैंने कहा ना कि पीसीएस एग्जाम कराता है, तो आपका पीसीएस का रोल यहां पर आता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आपका जो भी स्टेट है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, उस स्टेट का कमीशन, उससे कंसल्ट करना है। एंड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे कौन से प्लेयर आ गए, एक नया प्लेयर ऐड हो गया आपका स्टेट पीसीएस, जो कि इस वाले केस में नहीं था आपका। इस वाले केस में खाली हाई कोर्ट था। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट में और एंट्री लेवल जज के अपॉइंटमेंट में गवर्नर सेम है, हाई कोर्ट का कंसल्टेशन सेम है, बट एक डिफरेंस है, वो है आपका स्टेट पीसीएस का इन्वॉल्वमेंट। राइट, आगे बढ़ते। ओके, अब बात आती है कि ये तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है। वी कवर्ड 2 आर्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा और क्या कंडीशन है जो एंट्री लेवल जजेस को फुलफिल करनी पड़ती है। सो लेट्स सी, पाथ टू बिकमिंग एन एंट्री लेवल जज। और क्या आपको रास्ता अपनाना है, ये भी आप कर लीजिए, क्योंकि ये अगेन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्रीलिम्स में फिर से पूछी जा सकती है, तो जल्दी से देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अ बैचलर डिग्री इन लॉ एलएलबी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आइदर अ 3-year एलएलबी आफ्टर ग्रेजुएशन और ए 5-year कोर्स। या तो आपने ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी किया, या आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करो। एक ये चीज मींस आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, कहां से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट,
कैंडिडेट मस्ट बी एनरोल्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है जो लीगल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, डिफाइन करता है, और इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया ऑलरेडी। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में आई थिंक 2023 में क्वेश्चन पूछा था, ईयर आप कंफर्म कर लेना, बट ऑलरेडी यूपीएससी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन दिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसलिए एक चीज इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफन नीड टू क्लियर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जरूरी नहीं है बट ऑफन, वर्ड का यूज है ऑफन, कई बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एलिजिबिलिटी, ये तो हो गया आपका एजुकेशन। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी फॉर द सिटीजनशिप। ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन को ही बनाएंगे, कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी को तो नहीं बनाएंगे, तो इंडियन होना चाहिए, राइट। देन एज लिमिट, टिपिकली इट इज फ्रॉम 21 to 35 यूजुअली, राइट। हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, बट इन जनरल ये होता है। विद रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज, जैसे मान लीजिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं SC ST OBC, तो वहां भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, राइट, जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। बात होती है एक्सपीरियंस की, तो ये रिसेंट वाला मैंने ऐड कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है ना, तो पहले ये वाली चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 इयर्स की मैंडेटरी जो प्रैक्टिस इंप्लीमेंट की है या इसको इन्वॉल्व किया है, ये ऐसा नहीं कि नई बात है। बिफोर 2002 ये पहले भी था, बट इसको वहां पे क्या किया था, रोक दिया था, हॉल्ट कर दिया था कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जजेस की कमी हो रही थी, तो लोगों की भर्ती जल्दी होने की वजह से इसको हटा दिया था। बट अब इसको फिर से लागू कर रहे हैं, तो वो चीज क्या आ गई, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एज ऑफ May 2025, रिसेंट जो हम करंट अफेयर्स डिस्कस ही कर रहे हैं, mandate a minimum of 3 years of legal practice for eligibility to apply for entry level judicial post, reversing earlier allowances for fresh law graduate। तो पहले डायरेक्ट आप लॉ करके आ रहे थे एग्जाम देने के लिए, अब नहीं, आप पहले प्रैक्टिस करके आओ। देन ये होता कैसे, लाइक आई सेड कि आपका पब्लिक सर्विस कमीशन PCS करवाता है इसको, तो एक एग्जाम होता है, जैसे हम यूपीएससी एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, ऐसे ही यहां पर भी होता है, राइट। तो 3 स्टेज एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है। देन ट्रेनिंग एंड अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, राइट, आप एकेडमी में जाते हो, फिर आपका अपॉइंटमेंट होता है। तो अगेन दिस इज अ सिंपल। नाउ अब हम पढ़ते हैं मेंस के एंगल से। नाउ अब तक जो हमने डिस्कस किया, इससे पहले तक वो हो गया आपका प्रीलिम्स के लिए। तो आप लोग जितना भी मैंने अभी तक बताया, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। कोई डाउट होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल विनीत सर यूपीएससी वाले पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई और डाउट है आप वो भी क्लियर कर सकते हैं, बट इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन भी देख लिए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देख लिए, कुछ हिंट भी मैंने आपको दी, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो ये नॉलेज आपके लिए एनफ है प्रीलिम्स के हिसाब से। अब बात करते हैं मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा। हो सकता है अभी जो मेंस आने वाला है इस साल का, उसमें पूछ लिया जाए, या मे बी अगले साल, राइट। तो क्या है मेंस का ऐसा सिग्निफिकेंस, व्हाई सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैंडेटरी कर दिया। तो पहली चीज, इट इंप्रूव्स जुडिशियल प्रिपेयर्डनेस। क्या आप देखते हो जुडिशरी का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, जुडिशरी को रेडी रखना है कि भाई ऐसे जजेस हमारे पास आ रहे हैं जो ट्रेंड हैं, जो पहले से स्किल्ड हैं, उनको एक्सपोजर मिला हुआ है। आप इसको आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो कि आप देखो जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो डायरेक्टर आप डीएम नहीं बनते हो आप, तो आपको एक फील्ड ट्रेनिंग दी जाती है। आप एक तो ट्रेनिंग करते हो लबासना में जाके, है ना, आप वहां पे मसूरी जाते हो ट्रेनिंग करते हो, उसमें आपको फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई सिविल सर्विस में जो सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स ऑफिसर कैसे काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, प्रशासन कैसे काम करता है। ऐसे ही कोर्ट का मानना है कि आप जज बनने से पहले कोर्ट रूम में जाके देखिए कि लॉ में केसेस किस तरीके के आते हैं, जो जो लिटिगेशन है वो कैसी हैं, उससे क्या होगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल एनहेंस होगा। तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अर्ली एक्सपोजर टू रियल कोर्ट रूम सिनेरियोज बिल्ड डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड लीगल मैच्योरिटी। आप मैच्योर हो जाओगे, आपको पहले से पता रहेगा ऐसा होता है, तो आप टाइम भी सेव कर सकते हो, राइट।
That, for example, the Bar Council of India in 2021 mentioned that judges without practice were often inept and incapable. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अपना एक खुद का ऑब्जर्वेशन है 2021 का कि जो लोग विदाउट एक्सपीरियंस आते हैं उनकी कैपेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, वो उतने अप्रोप्रिएट नहीं है टू डिलीवर द जुडिशियल सर्विस। तो आप इस तरह का एग्जांपल अपने मेंस में आंसर में कोट कर सकते हो। पॉइंट लिखा आपने, पॉइंट के बाद एक एग्जाम्पल कोट कर दे कि हम ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं या आप अपने मन से लिख के आओगे। वी हैव द सपोर्ट ऑफ दिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने ये चीज को अपने ऑब्जर्वेशन में पाया है। ठीक है, नेक्स्ट, इट रिफ्लेक्ट हाई कोर्ट कंसेंसस। तो ये भी इसमें बताया गया रिपोर्ट में कि आउट ऑफ 25 हाई कोर्ट्स, हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, उसमें से 23 हाई कोर्ट ने ये रिपोर्ट दी, ये अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया अनसेटिस्फैक्टरी आउटकम फ्रॉम रिक्रूटिंग फ्रेश ग्रेजुएट इनटू जुडिशरी। तो 25 में से लगभग 23 हाई कोर्ट ऐसे थे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, उनको था कि भाई इनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो वाला फीडबैक भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिया है। एक तो देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी एक्सप्रेस कर चुका है कि भाई ये इनएप्ट हैं, उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। हाई कोर्ट्स ने भी ये बात मानी, भाई लोअर जुडिशरी में अच्छी सी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही क्योंकि सही लोग नहीं आ रहे, उनको पास उतना स्किल या उतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो आप ये वाला पॉइंट भी कोट कर सकते हो एग्जाम में। इट एड्रेसेस ट्रेनिंग गैप। अब आप देखो कितना भी आप कर लो, आप एक ये बात सबके लिए अप्लाई है। आप देखो कोई आदमी बीटेक करता है, कोई आदमी मेडिकल सर्विस करता है, एमबीबीएस करता है, फिर भी जब वो हॉस्पिटल में या किसी कंपनी में जॉब करते हैं तभी मिलता है। आपने पढ़ा हुआ स्किल गैप, इस पे यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिलती लोगों को। आपने मान लो कोई भी कुछ भी कर लिया, बीटेक कर ली, बट जब आप कंपनी में जा रहे हो आप उसमें फिट नहीं हो, क्यों? आपको रियल एक्सपोजर नहीं है, कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ और है। आनंद महिंद्रा ने इस पे कहा था कि हमें अप्रोप्रिएट लोग नहीं मिल रहे, इसलिए बेरोजगारी और ज्यादा है। कंपनी को रिक्वायरमेंट चाहिए कुछ और, लोग पढ़ा कुछ और रहे, एकेडमिक और प्रैक्टिस में डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही यहां पर, राइट? सो ट्रेनिंग गैप को आप एड्रेस कर सकते हो। देन फोस्टर्स प्रोफेशनल मैच्योरिटी, राइट? क्या होगा? एडवोकेट्स गेन बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीगल इंट्यूशन थ्रू एक्टिव लिटिगेशन। तो आपको प्रोफेशनली आपको एक्सपीरियंस जैसे आप देखते हो कि हॉस्पिटल में नर्स होती हैं, है ना, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो आपके रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, वो सीनियर डॉक्टर्स के संग सर्जरी कर रहे होते हैं, उनके संग काम कर रहे होते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है, दे गेट्स मैच्योरिटी। भाई प्रोफेशनली हमें काम रहना है, हमें अवेलेबल रहना है, हमें मरीज को इस सिंपैथी के साथ देखना है। ऐसे ही जब कोर्ट में रहोगे तो जब आप जज बनोगे तो आपको पहले से पता रहेगा भाई वकील बनते समय क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। एक आदमी आता है, एक पर्सन आता है किसी केस को लड़ने के लिए, कितना इमोशनल टर्मोइल से गुजरता है, राइट? तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। तो ये सारी चीज समझने के लिए, बट आपको एग्जाम में खाली मेन पॉइंट लिखने, राइट? क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे कि सर कैसे याद रखना है, मेमोराइज कैसे करना है। तो पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, आराम से आपको समझना है कि भाई ये हम कोर्ट के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रिपोर्ट्स हैं उनकी भी बैक करते हुए रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ध्यान में लिया, प्लस प्रैक्टिकल रियलिटी जो अदर फील्ड में भी एप्लीकेबल है, राइट? तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है इस मूव का। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में इस तरीके से कि आपने मान लीजिए सिग्निफिकेंस लिखा, कि इसका क्या सिग्निफिकेंट है। मान लो कोर्ट ने इतना अच्छा डिसीजन लिया तो क्या कुछ फायदा होगा, ये जुडिशरी सिग्निफिकेंट है या नहीं, राइट? तो पहली चीज, इट एनहेंस क्वालिटी ऑफ जुडिशियल सर्विस। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको एक्सपीरियंस होगा, राइट, तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, कोई क्वालिटी के लिए पूरा काम हो रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट खुश नहीं है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया खुश नहीं है। तो अगर आप ट्रेनिंग लेके आप आओगे, 3 साल प्रैक्टिस करके आओगे, तो ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड क्या होगा? अच्छा होगा। दूसरा, इट इज इन लाइन विथ
ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस मींस जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज जहाँ पे लीगल स्टैंडर्ड्स काफी हाई है, एक अच्छे रेपुटेशन वाले हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे आप डायरेक्ट जुडिशरी में एंट्री नहीं करते हो, पहले आप एक्सपीरियंस लेके आते हो लीगल सर्विस का। तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं, इट मींस इंडिया इज ऑल्सो फॉलोइंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो एक अच्छी रिकॉग्नाइज कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, हम उसके पार आ जाएंगे, राइट। इसके अलावा जो आपका गैप है, इट विल ब्रिज ब्रिज द गैप। कौन सा गैप? थ्योरी वर्सेस ट्रेनिंग, थ्योरी वर्सेस ट्रेनिंग। जैसे मैंने कहा ना, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके कि आप मान लो बीटेक करते हो, बीटेक ग्रेजुएट हो, या आप कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी से आप कोई ग्रेजुएशन करते हो, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और है, राइट। इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए और आप कुछ और पढ़ के आ रहे हो, आप आज से 10 साल पुरानी चीज पढ़ के आ रहे हो, बट आज मार्केट कुछ और है, आज एआई आ चुका है ना, आज ऑटोमेशन का जमाना है, कस्टमर की नीड बदल चुकी है, तो आपके कॉलेज में कुछ और पढ़ाया गया और रिक्वायरमेंट कुछ और है। ऐसे ही जुडिशरी में, तो आप जब आप एक्सपीरियंस ले लोगे तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि एज अ जज मुझे क्या करना है, आज आज हमारी डिमांड क्या है, राइट। सो दिस इज अबाउट द सिग्निफिकेंस। तो आप तीनों पॉइंट्स को देख लीजिए, राइट, सिंपल पॉइंट्स हैं, है ना। तो ये आपका हो गया सिग्निफिकेंस, और इस तरह से आप डायग्राम दे सकते हो, इसमें एग्जांपल लगा सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द मैंडेट। सारी बात अच्छी है कि भाई आपने जुडिशियल स्टैंडर्ड्स बढ़ाने की कोशिश की है, आप चाहते हो कि हम ग्लोबल प्रैक्टिस को फॉलो करें, राइट। जो जजेस हैं उनको पहले से एक आइडिया रहे कि लोग क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, सब कुछ ठीक है, बट हर किसी सॉल्यूशन में कुछ ना प्रॉब्लम भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है, तो आइए चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे। और देखिए, चैलेंजेस सोचते समय आपको प्रैक्टिकल रहना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा, कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक आर्ट डेवलप करनी है थिंकिंग की। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया और आपने स्पून फीडिंग करके वही पॉइंट छाप दिए एग्जाम में। आपको लर्न करना है कि मैं भी नेचुरली वो पॉइंट सोच सकता हूं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए, 3 साल की, पहले पॉइंट समझना, 3 साल की मैंडेटरी ट्रेनिंग आपने कर दी। अब आप एक चीज सोचो, एक बहुत ही नॉर्मल, एक कॉमन मैन के एंगल से, हम जैसे ही कॉलेज से पास आउट होते हैं, हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़ जाती है कि भाई अब आप ग्रेजुएट हो गए हो, डिग्री ले ली है ना, अब आप घर पे खाली तो नहीं बैठोगे, आपको चाहिए जॉब, और आपका सपना है मान लो जज बनने का, आपने लॉ एलएलबी किया, बट आपसे बोला जा रहा है आप 3 साल पहले क्या करके आओ, प्रैक्टिस करके आओ। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है वो इंटर्नशिप पेड हो या ना पेड हो, और ऐसा भी नहीं 6 महीने की इंटर्नशिप है, कि कई सारे प्रोफेशन मान लो 2 महीने की इंटर्नशिप है, कहीं 1 महीने की इंटर्नशिप है, कहीं 6 महीने की, बट यहाँ पे आपको 3 साल की इंटर्नशिप करनी है। तो एक जो फ्रेशर है, कहीं ना कहीं वो डीमोरलाइज हो जाएगा। एक तो पहले ही जॉब नहीं मिल रही है, एक तो पहले ही वो पर्सन 5 साल पढ़ के आया, मान लो ग्रेजुएशन किया, फिर एलएलबी की, अब उसको 3 साल और बैठना पड़ेगा एक नौकरी पाने के लिए, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी पानी है, एक ड्रीम है, और उसका ड्रीम अभी 3 साल और आगे चला, क्यों, क्या लिखा है, एटलीस्ट 3 ईयर प्रैक्टिस, उसके बाद वो बेचारा एग्जाम देगा, फिर एग्जाम क्वालिफाई होगा। सो यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन दिस प्रोसेस। तो मीन्स, तो पहला चैलेंज क्या हो गया, फ्रेशर्स में गेट डिस्करेज। जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स मींस फ्रेश ग्रेजुएट, रिसेंट पास आउट, फ्रेशर्स कैरियर प्रोफाइल में भी इंपैक्टेड, कैरियर प्रोफाइल और कैरियर ग्रोथ में भी इंपैक्टेड। तो आपको फ्रेशर्स वाला पॉइंट हमने हाईलाइट किया, ठीक है ना, बिल्कुल नेचुरल है। अब दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी गर्ल्स हैं, वो पढ़ती हैं लॉ, उनका एक सपना होता है हम भी जज बने, है ना, वुमेन का। बहुत सारे मार्जिनाइज सेक्शन से, SC ST, है ना, अदर पुअर पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज ऑल्सो, अब आप उनको भी 3 साल रोक रहे हैं। अच्छा, इंडिया में क्या है, इफ आई कोट आर डेटा, तो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है आपके, दे विल सफर,
marginalized group like women, SC, ST, OBC, right? They will suffer. कैसे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का एक डेटा है जिसने कहा कि बहुत सारी जो वुमेन है वो 19.2 ईयर्स की एज पे शादी कर लेती हैं, मीन्स उनकी शादी करा दी जाती है। अब आप सोचो कि किसी वुमेन ने पहले बीए किया, फिर एलएलबी की, अब वो 3 साल प्रैक्टिस करेगी, क्या उनके घर वाले उनको इतना टाइम देंगे? कोई वुमेन पे, गर्ल्स पे एक अलग प्रेशर होता है कि भाई जल्दी पढ़ो और शादी करा दी जाएगी, तो क्या वो अपना कैरियर परस्यू कर पाएंगे? ऐसे ही मान लो कोई गरीब है, SC ST OBC, कोई और पुअर सेक्शन से, तो वो कैसे 3 साल अपना घर चलाएंगे? भाई वो तो नौकरी जरूरत है। आप 3 साल आपने उनको किसी कोर्ट में भेज दिया, आपने देखी होगी मूवी जॉली LLB, क्या हालत होती है, कभी केस ही नहीं मिलता। मान लो आपने किसी वकील के अंडर में काम किया, फिर आप तो जूनियर हो, राइट, तो आपको मान लो पैसा ही नहीं मिल रहा, तो आप सस्टेन कैसे करोगे? तो ऐसे लोगों पे इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा और क्या है? लैक ऑफ डेटा, लैक ऑफ डेटा टू कन्विंस, किस चीज के लिए? कि आपने कहा 3 साल की जो प्रैक्टिस करके आएगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बट इसकी गारंटी क्या है? आपने ऐसी कौन सी स्टडी की है? देयर इज नो स्टडी एज सच। भाई ये तो कोर्ट का मानना है ना, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, कि जो लोग फ्रेशर आते हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, बट इस बात की क्या गारंटी है कि जो 3 साल प्रैक्टिस करके आएगा, राइट, वो अच्छा ही काम करेगा? ये भी एक इश्यू है ना, ये भी प्रॉब्लम है। तो लैक ऑफ डेटा, क्या आपका जो मैंडेट है वो काम करेगा नहीं करेगा? दूसरा फॉर्मेलिज्म, फॉर्मेलिटी। अब इसकी भी क्या गारंटी है जो 3 साल प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लेके आ रहा है कि वो वास्तव में कोर्ट जाता था? दे कैन बी फॉर्मेलिटी ऑल्सो। भाई आप देखो इंडिया में किसी भी चीज का सर्टिफिकेट बन सकता है। जब पाकिस्तान से इंसान इंडिया में रह के आधार बनवा सकता है, इंडिया में रह के राशन कार्ड बनवा सकता है, तो इंडिया का आदमी इंडिया में रह के अब 3 साल का सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवा सकता? तो ज्यादा क्या गारंटी है कि जो इंसान 3 साल लीगल प्रैक्टिस कर रहा है उसने सीखा, उसका स्किल डेवलपमेंट हुआ, तो इट इज मोर फॉर्मेलिटी। आप देखते हो आज भी लोग कई सारी डिग्री लेके घूम रहे हैं, स्किल नहीं है। भाई ये डिग्री ले ली आपने बट आता कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। आप देखो बहुत सारे लोग को डिग्री है पर नॉलेज, क्यों? कॉलेज ही नहीं गए, डिग्री घर बैठ के आ गई, या पेपर ऐसे ही पास कर दिया, एग्जाम तक किसी और सब्जेक्ट का लिख कुछ भी कहा नहीं रहे, कविताएं लिख के आ रहे हैं, फिर भी क्या होगा, डिग्री मिल गई साहब, MBA करके बैठे, BTech करके बैठे हैं ना बहुत सारे ऐसे। तो इसकी भी क्या गारंटी है? दूसरा, जो आपकी लीगल प्रैक्टिस होती है एंट्री लेवल पर, राइट, एंट्री लेवल, इसका भी कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है। कोई जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि जब आप एज ए जूनियर आते हो एज ए लॉयर, तो आपको डायरेक्ट केस नहीं दिया जाता, आप क्या करते हो, असिस्टेंट का काम करते हो, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या रूटीन वर्क की, ये फाइल वहां पहुंचा दो, इसमें ये एंट्री कर दो, है ना, ये केस में ये चीज डाल दो, राइट, इसको टाइप करवा लाओ, इसको प्रिंट आउट निकलवा लाओ। केस कौन लड़ता है? सीनियर वकील, राइट, रिकॉग्नाइज पर्सन। आपको केस लड़ने नहीं देगा, बस आप उनका क्या उठाओगे, झोला उठाओगे, उनका बैग लेके चलोगे, तो क्या इससे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा? तो ये सारी चीजें क्या चैलेंजेस हैं, या आपने जिस मंशा से इसको इंप्लीमेंट किया क्या वो फुलफिल हो रही है? दीज आर द चैलेंजेस। तो एक चीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो चैलेंजेस मैंने आपको बताए क्या ये सोचने में मुश्किल थे, आसान थे, लगे नहीं लगे आपको? तो आपको प्रैक्टिकली सोचना है। इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कवर किया। वी हैव कवर्ड, एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं पूरा, राइट। शुरुआत हमारी हुई थी इस कोर्ट रूम से, राइट। तो टॉपिक हमने समझा प्रीलिम्स के एंगल से और मेंस के एंगल से। रूलिंग आई कि भाई 3 साल आपको लीगल प्रैक्टिस करनी है। अप्रोच हमारी क्या है, 360 डिग्री। हम टॉपिक को हर तरीके से समझेंगे, प्रीलिम्स के एंगल से और मेंस के एंगल से। फिर हमने देखा कि भाई ये एप्लीकेबल किसके लिए, एंट्री लेवल जजेस के लिए। फिर मैंने आपको बताया एंट्री लेवल जज कौन से होते हैं, सिविल जज, जूरी डिवीजन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, छोटे मोटे केसेस लेते हैं, ठीक है। फिर
मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 234 लेता है आपका किसको, जुडिशियल एंट्री, एंड 233 इज नॉट अबाउट दिस थिंग, राइट। ओके, तो आपका 234 किसके लिए हो गया, एंट्री लेवल के लिए। 233 डिस्ट्रिक्ट जज, और मैंने आपको क्या बताया, डिस्ट्रिक्ट जज डिफरेंट फ्रॉम, डिस्ट्रिक्ट जज इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, द एंट्री लेवल जज। ओके, फिर हमने क्या देखा, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में थोड़ा सा देखा, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में। उसके बाद कैसे एंट्री लेवल जज के और भी क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं, एलिजिबिलिटी चीजें हैं, एजुकेशन क्या होनी चाहिए वो हमने देखा। फिर हमने पढ़ा इसको मेंस के एंगल से, कि मेंस में क्या क्या आ सकता है, कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, राइट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमने डायग्राम भी देखा। इसके बाद चैलेंजेस क्या है, इस तरीके से हमने इसको 360 डिग्री एंगल से कवर किया। तो अगर आप इसको इस तरह से समझते हो, रिवाइज करते हो, आप मेंस का भी आंसर लिख सकते हो। आपको मैंने डेटा भी दिया कि डेटा कैसे यूज करना होता है ना, हमने कोट भी किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। दीज आर द थिंग्स विच वी शुड कीप इन आवर माइंड। तो वी विल कम आउट विद अनदर टॉपिक, मैं एक और टॉपिक लेके आऊंगा, उसको ऐसे एनालाइज करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप मुझे कि आपको ये अप्रोच कैसी लगी, आपको वास्तव में पढ़ने में मजा आया, आपको ये फ्रूटफुल लगी, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।